गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बच्चों, आपको पता है कल हमने पैराबोला और कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल खत्म किया है। उस पर क्वेश्चंस भी किए हैं जो नीट जेडब्ल्यू में पूछे गए हैं। तो उसकी हम समरी लेंगे, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करेंगे। उस पर हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन लेंगे हम बेटा, द इक्वेशन हाँ ये लिखिए, अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 4x represent is the graph between x and y is। क्वेश्चन ऐसे दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, नन्ना सा क्वेश्चन है, आसान है। इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 4x रिप्रेजेंट इज द ग्राफ बिटवीन x एंड y इज। x और y के दरमियान ग्राफ क्या है। अगर हम इसका सोल्यूशन करेंगे बेटा, क्वेश्चन दिया है अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 4x। हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर वो रूट कैंसल, y इज इक्वल टू 4 4 16x स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा, पैराबोला। क्यों रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या है, पैराबोला। कल मुझे लेक्चर के दौरान एक स्लिप ऑफ टंग हुई थी बेटा, जिसमें मैंने आपको पूछा था, मतलब बोला था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 8 सो ऑन। पावर क्या है बेटा, A1 पावर फंक्शन, क्या है बेटा, A1 पावर फंक्शन, मतलब जो रेज पावर है वो क्या है बेटा, A1। अगर होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स रेज पावर 5 एक्स रेज पावर 7 सो ऑन, ऑड पावर फंक्शन। मैंने उसमें कमेंट लिखा है, पिन किया है मैंने कमेंट को फेसबुक पे और भी व्हाट्सएप पे भी, क्योंकि मैं कल लेक्चर देख रहा था अपना, क्योंकि मैं लेक्चर जब अपलोड करता हूं मैं एडिटिंग के बगैर करता हूं, मतलब मैं लेक्चर देता हूं उसके बाद मैं अपलोड करता हूं, फिर मैं कभी कभार देखता हुआ अपना लेक्चर। कल मैं बैठा था क्योंकि आज 26 जनवरी थी, छुट्टी थी, तो मैं अपना लेक्चर देख रहा था, तो वहां मैंने ये पॉइंट देखा, तो उसी टाइम मैंने कॉमेंट किया। मैंने वहां बोला है अगर y होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज पावर 4 एक्स रेज पावर 5, उसका जो ग्राफ है वो पैराबोला है। नहीं बेटा, एक्चुअली जो इवन पावर फंक्शंस होती हैं वो बिहेव करते हैं एज पैराबोला। इसका ग्राफ होगा एज पैराबोला। किसका बेटा, इवन पावर फंक्शंस का। अगर y होगा एक्स स्क्वायर, y होगा एक्स रेज पावर 4, y होगा एक्स रेज पावर 8 एक्स रेज पावर 10, उसका होगा पैराबोला। अगर y होगा ऑड पावर फंक्शन, ये these functions does not show unique behavior। इनका यूनिक बिहेवियर नहीं होता है, इनका यूनिक बिहेवियर होता है शो द पैराबोला। बस स्टीपनेस में फर्क होगी, एक्स स्क्वायर एक्स रेज पावर 4 में क्या फर्क होगी, एक्स रेज पावर 4 स्टीप होगा एज कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर का। ये जो है एक्स क्यूब एक्स रेज पावर 5 एक्स रेज पावर 7 ऑड पावर फंक्शन, ये जो इनका बिहेवियर होता है वो यूनिक नहीं होता है, इनका ग्राफ अलग अलग आता है, कॉनिक सेक्शन आता है, कभी एस शेप्ड आता है, कभी कुछ और आता है, अलग अलग ग्राफ आता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि विच फंक्शन शोज द पैराबोला नेचर, द फंक्शंस हु हैव इवन पावर फंक्शंस एंड द फंक्शंस हु हैव ऑड पावर फंक्शंस डज नॉट शो द यूनिक बिहेवियर, यूनिक नेचर। तो अब आपको ये समझ आया होगा कि पैराबोला कौन सी इक्वेशन, यहाँ क्या है बेटा रिलेशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पावर क्या है A1, दिस शोज द पैराबोला, दिस इज पैराबोला, ग्राफ बिटवीन x एंड y इज पैराबोला। अगर यहां होता x क्यूब तो वो पैराबोला नहीं होता, क्योंकि खाली इवन पावर फंक्शंस पैराबोला होता है, पैराबोला नेचर दिखाती है। ऑड पावर फंक्शंस को जो है वो यूनिक बिहेवियर नहीं दिखाती है, डज नॉट शो द यूनिक बिहेवियर, डज नॉट शो द यूनिक नेचर, उनका ग्राफ अलग अलग होता है। कल मैंने लेक्चर में बोला था अगर y होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज पावर 4 एक्स रेज पावर 5 तो उनका ग्राफ पैराबोला होगा। नहीं बेटा, खाली
इवन पावर फंक्शंस का ग्राफ पैराबोला होगा, ऑड पावर फंक्शंस का ग्राफ पैराबोला नहीं होता है, अलग अलग उनका ग्राफ होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये था कल का मतलब लेक्चर जिसमें मुझे स्लिप ऑफ टंग हुई थी, मैंने मतलब फ्लो में ये बता दिया था, तो मुझे लगा कि इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, तो मैंने इसको रेक्टिफाई किया। अब हम आगे चलते हैं बेटा आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज हमारे दो टॉपिक हैं। अगर लेक्चर बड़ा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों को खत्म करना है, क्योंकि बच्चों की मांग है सर सिलेबस बहुत ज्यादा है, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। है भी सिलेबस नीट JEE 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो हमें इसको क्लियर करना है। बेटा आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज चेंज। बेसिक मैथ्स में आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, इसको ऐसे भी लिखते हैं परसेंटेज चेंज। ये हमारा टॉपिक है। बस जो इसका इंट्रोडक्शन है उस पे आपको नजर रखनी है, उस पे आपको ध्यान देना है। वो क्लियर हुआ तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो परसेंटेज चेंज पे बेस्ड होगा फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में सॉल्व करोगे। परसेंटेज चेंज में मैं पहले एग्जांपल दूंगा। पहले एग्जांपल हम लेंगे, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय, इसी पे मैं क्लियर कर दूंगा, मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 30%, then final momentum is, अगर ये होगा, if momentum is increased by 30%, then final momentum is, final momentum क्या होगा बेटा? P final momentum is denoted by P, या आपको पता होगा। P फाइनल होगा 100%, कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 30% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो कितना आएगा ये? 130% ऑफ इनिशियल मोमेंटम, ये आएगा। 100% इनिशियली होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे बेटा ये कितना होगा? ये होगा 130 डिवाइडेड बाय 100, 130 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का 100, ये कैंसल, ये आएगा 1.3 PI, 1.3 इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 1.3 इनिशियल मोमेंटम, या इसको हम लिख सकते हैं 130% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये होता है बेटा P फाइनल इज इक्वल टू अपना इनिशियल मोमेंटम, और जो हमने इंक्रीज किया, कितना किया? 30% इंक्रीज किया, 30% इंक्रीज किया, 30% इनिशियल मोमेंटम। ये भी यही आएगा, इनिशियल मोमेंटम प्लस 30 कितना होगा बेटा? 30/100, 30/100 इनिशियल मोमेंटम। तो ये कितना आएगा? इनिशियल मोमेंटम प्लस ये होगा 0.3 PI इनिशियल मोमेंटम। 1 प्लस 0.3 कितना होगा बेटा? 1.3 ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ये जो 100 होता है बेटा, ये पहले ही होता है, मतलब पहले ही फाइनल मोमेंटम इज कॉल्ड इनिशियल मोमेंटम। फिर इस फाइनल मोमेंटम में कितना ऐड होता है? 30% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो ऐसे भी आप इसको मतलब याद रख सकते हो, ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। लास्ट में यही आता है 1.3 PI, यहां भी आता है 1.3 ऑफ इनिशियल मोमेंटम। ये है कहानी बेटा इसकी। बाय नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है JEE में, वो आप बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, टू और बाय। टू और बाय, देखो बेटा क्या टू और बाय में क्या फर्क है। मैं यहां पे एक और एग्जांपल होगा, आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहां पे मैं एक और एग्जांपल होगा, मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 30%। तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा बेटा? फाइनल मोमेंटम आएगा 100% माइनस 30% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। वो कितना आएगा बेटा? वो आएगा 70% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। यही आएगा बेटा। डिक्रीज्ड है इसीलिए मैंने माइनस किया, इंक्रीज्ड होता तो मैं प्लस करता। अगर ऐसे दिया होगा बेटा, मोमेंटम इज
डिक्रीज्ड टू 30%। इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां बाय हुआ है यूज, यहां क्या यूज हुआ है, टू। तो फाइनल मोमेंटम आएगा बेटा 30% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। इसमें 100 नहीं आता है, टू में 100 नहीं आता है, बाय में 100 आता है। बाय में क्या आता है बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। देखो बेटा मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझाऊंगा। यहां पर था मोमेंटम इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड तो क्या किया मैंने, ऐड किया। मोमेंटम इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड है तो क्या किया मैंने, माइनस किया। तो बाय में आता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, 100% को। 100% को आपको ऐड करना है, अगर लिखा होगा इंक्रीज्ड तो ऐड करना है, अगर लिखा होगा डिक्रीज्ड तो माइनस करना है। किसमें, बाय में, जब बाय लिखा होगा। अगर टू लिखा होगा, मोमेंटम इज डिक्रीज्ड टू 30%, तो खाली उतना ही लिखना है। तो टू में क्या करना है बेटा, टू में क्या करना है, इतना ही रखना है, इतना ही रखना है। जितना दिया होगा उतना ही रखना है, उसमें 100% नहीं लेना है, ना 100% को ऐड करना है, ना 100% को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करना है, टू में इतना ही रखना है, बाय में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। एक और एग्जांपल मैं इस पर दूंगा आपको, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बेटा हम दो एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। बाय पर भी लेंगे और टू पर भी लेंगे। देखो बेटा क्या है, अगर लिखा होगा इफ, पहले एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। दूसरा, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तीसरा, if kinetic energy is decreased to, if kinetic energy is decreased to 27%। तो हमें हर एक में फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहां क्या आएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, पहले 100%, क्योंकि बाय है, बाय में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या है बेटा, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज है, इंक्रीज है। 100% प्लस ये 10%, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो कितना आएगा बेटा, 110% काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। अगर यहां काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है बेटा, पहले 100% लेना है क्योंकि बाय है, बाय में पहले 100% लेना है, फिर देखना है ऐड है कि सब्ट्रैक्ट है। क्या है बेटा, डिक्रीज्ड है तो माइनस होगा 20% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो क्या आएगा बेटा, 80% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहां क्या किया हमने, इंक्रीज्ड में ऐड किया, डिक्रीज्ड में सब्ट्रैक्ट किया, मगर जब बाय था। अगर अब है इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड टू, तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, यही रखना है, इतना ही रखना है, 27% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इतना ही रखना है। नीट में ये पॉइंट पूछा जाता है बेटा, बहुत सारे पेपर्स में मैंने देखा हो जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो टू को भी ऐड करते हैं, डिक्रीज्ड इसको माइनस करेंगे अगर टू भी लिखा होगा, इंक्रीज्ड उसको प्लस करेंगे अगर टू भी लिखा होगा। लेकिन बाय और टू में ये फर्क है, बाय में आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, 100% को, 100% को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट कर, इंक्रीज्ड होगा तो ऐड, डिक्रीज्ड होगा तो सब्ट्रैक्ट। लेकिन टू में ख्याल रखना है, टू में उतना ही लेना है जितना क्वेश्चन में दिया होगा, इतना ही लेना है, ना वो ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है। 27% दिया था तो 27% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। आई होप कि ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा, या कंसेप्ट आपको फील हुआ होगा कि क्या फर्क है बाय और टू में। इंक्रीजर्स आपको पता होगा ऐड, डिक्रीजर्स आपको पता होगा सब्ट्रैक्ट।
अब है बाय और टू। बाय में क्या है बेटा, एड और सब्ट्रैक्ट करना, किसको, 100% को। और टू में एड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, टू में वही लेना है जितना दिया होगा, उतना ही रखना है, इतना ही रखना है, उतना नहीं, इतना नहीं, उतना ही रखना है, जितना दिया होगा उतना ही रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या है परसेंटेज चेंज में अगर इंक्रीज होगा बाई होगा या टुक होगा, TO टुक होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलेंगे परसेंटेज चेंज की तरफ दूसरे कंसेप्ट पे। देखो बेटा, परसेंटेज चेंज दो तरह की हो सकती है, स्मॉल चेंज या लार्ज चेंज, स्मॉल चेंज या लार्ज चेंज, स्मॉल चेंज या लार्ज चेंज। स्मॉल चेंज होती है if change is less than 5%, if change is less than 5%, अगर चेंज होगी कितनी बेटा, लेस देन 5%, तो हम यूज करते हैं एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस पर मैंने 3 लेक्चर्स दिए थे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था शीट पर, वो भी यूट्यूब पर है बेटा, इसलिए मैंने पहले एरर एनालिसिस उठाया था। लेकिन फिर ऊपर वाले की मदद से हमने सेटअप किया, थोड़ा सा बहुत मतलब सेटअप किया, बोर्ड वगैरह लाया, तो फिर हमने बेसिक मेथड स्टार्ट किया। वो भी आप देख सकते हो, उसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से, एरर एनालिसिस का कंसेप्ट अच्छे से है। अगर आपको मतलब एरर एनालिसिस के बारे में जानना है, क्योंकि आगे जाके हमें एरर एनालिसिस अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, तो यहां भी मैं सिखाऊंगा क्या है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैं सिखाऊंगा। स्मॉल चेंज, इफ चेंज इज लेस देन 5%, तो क्या करेंगे, यूज एरर एनालिसिस या पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर लार्ज चेंज होगी बेटा, इफ चेंज इज 10% और मोर, इफ चेंज इज 10% और मोर, तो क्या करेंगे, हम करेंगे परसेंटेज चेंज इन एक्स माने कोई भी क्वांटिटी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय एक्स इनिशियल इनटू 100। अगर स्मॉल चेंज होगी लेस देन 5%, यूज एरर एनालिसिस। इफ द चेंज इज 10% और मोर, then use percentage change. Percentage is quantity final minus quantity initial divided by quantity initial into 100. आई होप ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। 2 कंसेप्ट पढ़े हमने परसेंटेज चेंज में। अगर बाय होगा, बाय में एड और सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, 100% को। अगर 2 होगा, 2 में ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, फिर क्या करना है, 2 में उतना ही लेना है जितना क्वेश्चन में दिया होगा। दूसरा है स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज। If change is less than 5%, तो आपको पता है use error analysis or partial differentiation. If change is 10% or more, then use percentage change in the quantity. For example, यहाँ percentage change in momentum है, final momentum minus initial momentum divided by initial momentum into 100. Percentage change in kinetic energy है, final kinetic energy minus initial kinetic energy divided by initial kinetic energy into 100. तो ये आपको याद रखना है बेटा, इस फार्मूला को आप नोट डाउन कीजिए, इस कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए, तो हम आगे चलेंगे परसेंटेज चेंज में। ये 2 कंसेप्ट हैं जो परसेंटेज चेंज में क्या आते हैं बेटा, जरूरत आते हैं। ये 2 कंसेप्ट, इन्हीं 2 कंसेप्ट पे परसेंटेज चेंज के सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सभी क्वेश्चन जो नीट JEE में पूछे गए हैं। आई होप दोनों कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे। क्या है बेटा 2 कंसेप्ट? पहला है बाय, इफ एनी क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय। बाय होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, किसको, 100% को। ऐड करना, इंक्रीज्ड होगा ऐड करना, डिक्रीज्ड होगा सब्ट्रैक्ट करना। इफ एनी क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड टू और डिक्रीज्ड टू, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, उसमें क्या करना है, उसमें उतना ही रखना है वैल्यू को जितना क्वेश्चन में दिया होगा। दूसरा, इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज, यूज एरर एनालिसिस, change less than 5%. If there's a large change, 10% or more, then use percentage change in quantity. X final minus X initial divided by X initial into 100. चलो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो नीट JEE में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है,
जो नीट में पूछा गया था। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम is increased by 2%, then the time period is, ये नीट में पूछा गया था। नन्ना सा क्वेश्चन, 2 सेकंड भी नहीं लगेगी इसको सॉल्व करने। क्या था क्वेश्चन बेटा? इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? 2%, देन द टाइम पीरियड इज। पहले हमें देखना है ये स्मॉल चेंज है कि लार्ज चेंज। 2% लेस देन 5%, दिस इज स्मॉल चेंज, यूज एरर एनालिसिस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमें पता है, वी नो टाइम पीरियड और लेंथ के दरमियान ये रिलेशन है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये रिलेशन है बेटा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। g और 2 पाई क्या है बेटा? कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा अंडर रूट एल। तो इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एल रेज पावर 1/2। आया बेटा? t इज इक्वल टू एल रेज पावर 1/2। ये 1/2 कहां से लाया मैंने? रूट का लाया। यूज एरर एनालिसिस, यूज एरर एनालिसिस और यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखो बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, टी डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डाउन होगा, पावर डाउन, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। आसान है बेटा। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, पावर जितना होगा वो डाउन होगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, पावर है इसको 1/2, वो डाउन होगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। क्या आएगा? डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? ये होती है परसेंटेज चेंज। व्हाट इज द परसेंटेज, सॉरी, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2%। कितनी है परसेंटेज? ये कितनी है? ये 2% है बेटा, 2% है। 2 1 जा, 2 1 जा, कितना आया बेटा? 1%। टाइम पीरियड will increase by, therefore time period is increased by 1%। टाइम पीरियड इज इंक्रीज्ड बाय 1%। ये क्या है बेटा? डेल्टा एल बाय एल इंटू दिस, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। इसको डेल्टा एल बाय एल को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। अगर 100 के साथ इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। दिस इज अ परसेंटेज एरर इन पेंडुलम। पेंडुलम में परसेंटेज एरर कितना है बेटा? 2%। इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। जब आप एरर्स में पढ़ोगे, अगर आप ऐसे पढ़ोगे डेल्टा एल बाय एल, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। अगर इसको मल्टीपल करें, आर रिलेटिव एरर, इसको अगर 100 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये क्या बनता है? ये बनता है परसेंटेज एरर। हमें दिया था परसेंटेज एरर कितना है लेंथ में बेटा? 2%। तो हमने 2% यहां लगाया, इससे काटा 2 से तो 1% निकला। दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इंक्रीज्ड बाय 1%। ये था इसका आंसर। ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। 2 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेगी इसको सॉल्व करने में। ये नीट में पूछा गया था। ये स्मॉल चेंज पर था। अब हम क्वेश्चन लेंगे लार्ज चेंज पर। आई होप आपको ये समझ आया होगा हाउ टू यूज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आपको समझ आया होगा। ये अक्सर में फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर होता है। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये बनता है परसेंटेज एरर। अब हम लार्ज चेंज पे क्वेश्चन लेंगे जो नीट में पूछा गया था। क्वेश्चन 2, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी is increased by 300%,
300%. Then percentage change in momentum will be, ये था नीट 2022 का क्वेश्चन जो परसेंटेज चेंज पे पूछ रहे थे। पहले क्वेश्चन देखो बेटा, स्मॉल चेंज है कि लार्ज चेंज है? चेंज इज लेस देन 5% और चेंज इज मोर देन 10%, मोर देन 10%, 300% है। तो कौन सा कंसेप्ट आएगा इसमें? दूसरा वाला कंसेप्ट। देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है ये, बहुत आसान। हम लेंगे सोल्यूशन। पहले देखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है। इसने काइनेटिक एनर्जी की बात की है, काइनेटिक एनर्जी की बात की है 1/2 ऑफ mv²। 9th से आप पढ़ के आए हो, 6th से आप पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 ऑफ mv²। अब देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अगर मैं इसको m से मल्टीपल करूंगा और m से डिवाइड करूंगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगी? ये क्या आएगा बेटा? 1/2 ऑफ m² v² बाय m। ये आई हमें काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको पता होगा मोमेंटम जो होता है वो होता है mv, मोमेंटम होता है mv। तो यहां देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर डिवाइड बाय m। तो क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv के बदले बेटा p आएगा, p² बाय m। तो p² किसके बराबर आएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बेटा इसी के बराबर आएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। p किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ये आएगा बेटा 2 कांस्टेंट, मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। तो p किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शन है बेटा। मतलब p किसके बराबर है हमें? अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। पहले हमें रिलेशन निकालनी होती है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये मैंने निकाली है आपके सामने, बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, मोमेंटम सबको पता है। P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। 2 भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मैंने लिखा P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले देखेंगे हम क्वेश्चन में क्या दिया है। If kinetic energy of the body is increased by 300%, आपको पता है इंक्रीज भी है, बाई भी है। तो इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। इंक्रीज है तो ऐड होगा, तो ऐड होगा, क्या ऐड होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 100% प्लस कितना करना है बेटा? कितना ऐड होगा? 300% ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही बना बेटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल? ये बेटा समझ आया आपको? पहले बाय है, जब बाय होगा तो हमें क्या करना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब इंक्रीज है तो ऐड करना है। किसको ऐड करना है? 100% को। क्या ऐड करना है? जो वैल्यू दिया होगा। 100% को मैंने ऐड किया, इंक्रीज है कितना? 300% काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये कितना हुआ? ये हुआ 400%। 400% काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये कितना हुआ बेटा? 400% को हटा दीजिए तो डिवाइड बाय 100 होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये और ये कैंसिल होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये है बेटा 4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। देखो बेटा कितना आसान है, हलवा है क्वेश्चन। क्या है बेटा? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन मोमेंटम इनिशियल इनटू 100। यही है बेटा
आपको पता है परसेंटेज चेंज इन एक्स क्या होती है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय एक्स इनिशियल इनटू 100। यहाँ है मोमेंटम, उसके बदले आएगा मोमेंटम। तो मोमेंटम फाइनल किसके बराबर है बेटा, जहां देखो आप, वो आएगा मोमेंटम किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ आएगा फाइनल माइनस मोमेंटम के बदले आएगा काइनेटिक एनर्जी, आएगा इनिशियल डिवाइडेड बाय मोमेंटम के बदले आएगा काइनेटिक एनर्जी, आएगा इनिशियल इनटू 100। यही आएगा बेटा, क्योंकि मोमेंटम किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब जहां फाइनल है वहां फाइनल लगाओ, जहां इनिशियल है वहां इनिशियल लगाओ। काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके बराबर है बेटा, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल 4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बदले क्या आएगा, 4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, लेकिन अंडर रूट में, क्योंकि ये अंडर रूट में है, माइनस बाकी वही रहेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। ये आपको समझ आया बेटा। देखो बेटा, मोमेंटम किसके बराबर है, दिस रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मगर फाइनल, माइनस अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मगर इनिशियल, यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके बराबर है बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिया मैंने, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहाँ भी अंडर रूट है। अगर यहां से 2 निकलेगा बेटा, अंडर रूट 4 से बाहर क्या निकलेगा 2, बेटा ये अंडर रूट 4 है, ये क्या निकलेगा 2 का स्क्वायर होता है 4, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये 2 बना, तो यहाँ 2 बना, 2 बाहर आएगा, तो अंदर क्या रहेगा, ये रहेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। ये बनेगा बेटा, बिल्कुल बनेगा। खाली मैंने 4 जो है उसको रूट से बाहर निकाला तो वो 2 निकलेगा। अब आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को कॉमन निकालिए, यहां निकालूंगा मैं अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको कॉमन निकालेंगे, अंदर रहेगा 2 माइनस 1, फिर से आप इसको मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 2 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 1 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 इंटू 100, 1 इंटू 100 कितना होता है बेटा 100%। चेंज इन मोमेंटम इज हाउ मच बेटा 100%। चेंज इन मोमेंटम इज हाउ मच बेटा 100%। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, तो बहुत आसान है। बस पहले रिलेशन देखनी है, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटी, जिसके बारे में पूछा गया था, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, इनकी रिलेशन देखनी है। फिर देखनी है इफ चेंज इज लेस देन 5% यूज एरर एनालिसिस और पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं। अगर उससे ज्यादा है, लार्ज चेंज है, तो यूज दिस परसेंटेज चेंज इन एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय एक्स इनिशियल इनटू 100। तो व्हाट इज द percentage change in momentum 100%. This was asked in NEET 2022. This question very easy, कुछ भी नहीं है, नन्ना सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, 5 सेकंड 10 सेकंड में आप इसको कंप्लीट करोगे। ये पूछा गया था NEET 2022 में। आप देखिए बेटा JEE में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यहां पर आप देखिए काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल को मैंने बाहर निकाला है, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अंदर क्या रहेगा 2 और यहाँ क्या रहेगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो गया 1 इंटू हो गया 100, हो गया 100%। अब हम JEE का क्वेश्चन लेंगे बेटा कि JEE में क्या पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा उसमें, बहुत आसान क्वेश्चन। आप देखो बेटा JEE में क्या पूछा गया था, बस रिलेशन पता होनी चाहिए। जैसे आप 11th की पूरी फिजिक्स, 12th की पूरी फिजिक्स पढ़ के जाते हो ना नीट के लिए, JEE के लिए, आपने पूरी क्वांटिटीज पढ़ी होती है, पूरी फार्मूलाज पढ़े होते हैं, तो क्वेश्चन उसी में से आता है, क्वेश्चन उसी में से आता है। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सी फार्मूला लगेगी, कौन सा कंसेप्ट यूज होगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके छोटे से छोटे कंसेप्ट और बड़े से बड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बेटा क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 इस पर JEE 2025 में, हाँ एक शिफ्ट में पूछा गया था। देखो बेटा, a satellite
a satellite is launched into a circular orbit of radius r. Satellite is launched into a circular orbit of radius r around the earth. एक सैटेलाइट लॉन्च किया अराउंड द अर्थ जिसका रेडियस कितना था बेटा r. Another satellite is launched into a orbit of radius 1.03 r. एक और सैटेलाइट लॉन्च किया अराउंड द अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में, उसका रेडियस ये था. द टाइम पीरियड of revolution of the second satellite is larger than the first one approximately by. GWE 2025. बहुत आसान क्वेश्चन, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे. देखो बेटा, सैटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ. ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है. मैंने ऐसे इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लॉन्च किया जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस है r. दूसरा सैटेलाइट मैंने लॉन्च किया बिल्कुल अर्थ के इर्द गिर्द जो भी किस में घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में, और उसका रेडियस है 1.03 r. आप बताइए सैटेलाइट A है, ये सैटेलाइट B है. किस सैटेलाइट को ज्यादा टाइम लगेगा टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ? किस सैटेलाइट को ज्यादा लगेगा? कॉमन सेंस है बी को, क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा है. इसको ज्यादा टाइम लगेगा टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इसको इससे कम टाइम लगेगा क्योंकि इसका रेडियस r है. दिस इज क्लोज टू अर्थ, इसको कम टाइम लगेगा. दिस इज फार टू अर्थ, इसको ज्यादा लगेगा. अगर हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड r, केपलर्स थर्ड लॉ को आप याद कीजिए. सॉल्यूशन देखिए बेटा कितना आसान है. We know t square is directly proportional to r cube. यही है बेटा, this is the relation. तो हम इसको लिख सकते हैं t is equal to r raised power 3/2. बाकी इसमें सब कांस्टेंट है, ये 2 को मैं यहां लाया. तो अब देखो बेटा, देखो डेल्टा r कितना है बेटा? डेल्टा r 1.03 r माइनस r कितना आएगा बेटा? वो आएगा 0.03 r. ये है चेंज इन r. स्मॉल चेंज है कि लार्ज चेंज? 0.03 r स्मॉल चेंज है. तो इसमें क्या लगेगा बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन लगेगा. आप देखो बेटा खुद ही, व्हाट इज चेंज इन r? दिस इज चेंज इन r. 1.03 r माइनस r, तो 0.03 r चेंज है, स्मॉल चेंज है. तो क्या करेंगे? डेल्टा t बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे? इसका पावर डाउन होगा 3/2 डेल्टा r बाई r इंटू 100. क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज इन r नहीं दी थी, हमें वो निकालनी है. मैंने दिखाया आपको कैसे निकालना, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन में हमें दी थी परसेंटेज चेंज इन लेंथ, दी थी, हाँ दी थी 2%, तो हमने डायरेक्ट यूज की. क्या हमें यहाँ परसेंटेज चेंज इन आर दी है?
नहीं दिया, खाली रेडियस दिया है 2 सैटेलाइट्स का, तो हम उसी से चेंज इन आर निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, यहां तक ये सेटअप समझ आया। रिलेशन बिटवीन टी एंड आर इज फ्रॉम कैपिलर्स थर्ड ला, स्क्वायर को यहां लाओ तो ये 3/2 आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, पावर डाउन डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, कितना आएगा बेटा, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 3/2, डेल्टा आर कितना है बेटा, निकाला मैंने 0.03 आर अपान आर इंटू 100, आर और आर कैंसिल बेटा, ये कितना आएगा, ये 3 आएगा, 3% है खाली, 3 ही % है किसमें, परसेंटेज चेंज इन आर, 3 ही % है, 100 इंटू 3 0.03 आएगा 3%, 3 ही % है किसमें, परसेंटेज चेंज इन आर। स्मॉल चेंज है कि लार्ज चेंज है, द चेंज इज लेस देन 5 सो वी कैन यूज एरर एनालिसिस और पार्शियल डिफरेंशिएशन। परसेंटेज चेंज इन आर इज लेस देन 5, देन विच मेथड वी कैन यूज, वी यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन, और जिसको हम एरर एनालिसिस कहते हैं, वही मैंने यूज किया। देखो बेटा ये क्या आएगा, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 300 इंटू 0.33, 3 3 जा 9, 9/2, वो कितना होगा बेटा, 4.5%, 4.5%। क्या होगा टाइम पीरियड सैटेलाइट बी का, मोर देन 4.5% देन ए, मोर देन ए कितना, 4.5%, time period of B will be 4.5% more than the satellite A. The time period of satellite B will be, time period of satellite B will be 4.5%, will be more 4.5% more than satellite A. शॉर्टकट में जो सैटेलाइट B है उसका टाइम पीरियड कितना ज्यादा होगा A से, 4.5%। ये क्वेश्चन था बेटा जो किसमें पूछा गया था, JEE 2025 में। कितना आसान है, कितना आसान है, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, इसने परसेंटेज चेंज इन आर नहीं दिया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हम क्या, कौन सा मेथड यूज करेंगे, इसमें लार्ज चेंज है कि स्मॉल चेंज है, वो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आर दिया था 1.03 आर दिया था, डेल्टा आर निकालो, वो 0.03 आर आएगा, उसको आप यहाँ पुट करो तो देखो 0.03 इंटू 100 आता है 3%, 3% इज लेस देन 5%, जिसमें चेंज लेस देन 5% होगी उसमें हम एरर एनालिसिस और पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, तो हमने एरर एनालिसिस यूज किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज की, तो उससे निकला हमें व्हाट्स द टाइम पीरियड ऑफ बी, द टाइम पीरियड ऑफ बी इज 4.5% मोर देन द टाइम पीरियड ऑफ ए, मोर देन द टाइम पीरियड ऑफ ए, मतलब सैटेलाइट बी का जो टाइम पीरियड है वो 4.5% ज्यादा है किससे, सैटेलाइट ए से। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड दिस वाज द चैप्टर परसेंटेज चेंज, इस पर मैंने आपको दिखाया है बेटा, बाय होगा तो कैसे टैकल करना है, टू होगा तो कैसे टैकल करना है, फिर मैंने इस पर दिखाया इफ द चेंज इज लेस देन 5%, उस पर भी क्वेश्चन दिखाए, इफ द चेंज इज मोर देन 5%, 10% और मोर देन दैट, उस पर भी क्वेश्चन दिखाए। आई होप अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप उसको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होगा। आप वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए, तो आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फेजर डायग्राम। जिसका नाम है फेजर डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, देखो बेटा ये टॉपिक हमें यूज होता है AC अल्टरनेटिंग करंट और SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन और AC अल्टरनेटिंग करंट में हमें ये यूज होता है। एक 11th में चैप्टर है, दूसरा 12th में चैप्टर है, तो दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा इसमें मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्वेश्चन 2-3 भी कराऊंगा जो JEE में पूछे गए थे, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। हमें पता है अगर हम एक क्वाड्रेंट लेंगे ऐसे, ये X ये Y,
अगर मैं इसको इनिशियल लाइन मानूंगा, इसको ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये पढ़ाया, ये इनिशियल लाइन है, अगर मैं इसके एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा बेटा, वो पॉजिटिव होगा। एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। इनिशियल लाइन के किस में जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज में। चलो ये टर्मिनल लाइन है, ये एंगल क्या बनेगा बेटा, ये पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसके क्लॉकवाइज आऊंगा, इनिशियल लाइन के एंटी क्लॉकवाइज गया तो एंगल पॉजिटिव, इनिशियल लाइन के क्लॉकवाइज गया तो एंगल क्या बनेगा, ये थीटा जो ये होगा बेटा, ये क्या होगा, नेगेटिव। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया है। इनिशियल लाइन से हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव, इनिशियल लाइन से हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। देखो बेटा फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये है लीड बाय 60 डिग्री, ये है लैग बाय 30 डिग्री। ये लीड बाय 60 डिग्री, लैग बाय 30 डिग्री। अब हम इसको इनिशियल लाइन मानेंगे, इसको इनिशियल लाइन मानेंगे। अगर इसको इनिशियल लाइन मानेंगे, हम ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जाएंगे तो क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे डालूंगा, यहां थीटा बना तो ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव, यहां थीटा बना तो ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। आपको पता है इनिशियल लाइन से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव, इनिशियल लाइन से अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। इनिशियल लाइन से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव। इनिशियल लाइन से अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे एंगल नेगेटिव। मैं दो तीन बार इसलिए कहता हूं कि ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये इनिशियल लाइन है, मानो ये इनिशियल लाइन है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। ये होता है लीड, ये होता है लैग। पॉजिटिव होता है लीड, नेगेटिव होता है लैग। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। पॉजिटिव होता है लीड, नेगेटिव होता है लैग। मतलब यहां पर जो क्वांटिटी होगी, लीड इज बाय 60 डिग्री, ये है लैग इज बाय 60 डिग्री। फेजर डायग्राम हम ऐसे ही बनाते हैं। अब हम कुछ फंक्शंस लेंगे तो उनके फेजर डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बेटा फेजर डायग्राम में हम लेंगे फॉर एग्जांपल I1 इज इक्वल टू I0 साइन थीटा, I2 इज इक्वल टू I0 साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, I3 इज इक्वल टू I0 साइन थीटा माइनस 30 डिग्री, I4 इज इक्वल टू I0 कॉस थीटा प्लस 30 डिग्री, ये डिग्री में है बेटा। I5 इज इक्वल टू I0 कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री। इनके फेजर डायग्राम हम बनाएंगे। इसका देखो बेटा, इसमें मैं रेड पेन भी यूज करूंगा, वेट इसका ये फंक्शन कौन कौन सी है बेटा, हमें साइन और कॉस। ये लूंगा मैं साइन थीटा, रेफरेंस मैंने साइन थीटा ली, और ये लूंगा मैं कॉस थीटा। ये हो गया माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस कॉस थीटा। जो आप रेफरेंस लोगे, मैंने रेफरेंस डाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा, यहां माइनस साइन थीटा, यहां कॉस थीटा। देखो बेटा पहले I1 ये है साइन थीटा, तो ये इस पर आएगा, ये है I1। अब है I2 का क्या है बेटा, प्लस 30, साइन थीटा प्लस 30। प्लस कहां आएगा बेटा, ये है साइन थीटा, ये साइन की फंक्शन है, साइन पे हम देखेंगे, ये है साइन, इस पर हम देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। ये है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बेटा 30 डिग्री, यही पॉजिटिव आएगा, तो ये है कौन सा बेटा, I2। अब है बेटा I3, साइन माइनस 30 डिग्री है, माइनस साइन से ऊपर जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे जाएंगे तो वो क्लॉकवाइज है, वही माइनस है, तो ये है माइनस 30, ये है माइनस 30, ये आएगा I3, ये आएगा ये I3। I4 कॉस थीटा प्लस 30, अब ये है हमें कॉस,
यहां जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, यहां जाएंगे क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। ये क्या आएगा बेटा, +30, +30 आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है I4, ये है ना एंटी क्लॉकवाइज 30। ये माइनस है, ये क्या है कॉस एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जाएंगे तो तब वो माइनस बनेगा, तो ये होगा 30 डिग्री, ये होगा I5। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस यहां देखना आपको, यहां खाली साइन थीटा है तो वो साइन थीटा पर आएगा। अगर हमें यहां पर एक और फंक्शन दी होगी बेटा I6 इज इक्वल टू I0 cos थीटा, वो कहां आती बेटा, वो डायरेक्ट cos थीटा पे आती, ये होता I6, ये सॉरी ये होता I6, जैसे यहां है साइन थीटा पे I1। बस इतना याद रखना है आपको, थीटा प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस एंटी क्लॉकवाइज, माइनस क्लॉकवाइज। आपको पता है इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे थीटा पॉजिटिव, इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज जाएंगे थीटा नेगेटिव, इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे थीटा पॉजिटिव, इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज जाएंगे थीटा नेगेटिव। ये इनिशियल लाइन है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, फॉर एग्जांपल बेटा यही लेंगे, इनिशियल लाइन है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे थीटा नेगेटिव। ये इनिशियल लाइन है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे थीटा नेगेटिव। तो फिर आपको यहां देखना है, प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस होगा तो क्लॉकवाइज, प्लस होगा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस होगा क्लॉकवाइज, प्लस होगा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस होगा क्लॉकवाइज। फिर फंक्शन देखनी है कौन सी है, ये साइन पे आएगा ऊपर और क्लॉकवाइज आएगा नीचे। कॉस पे जो होगी प्लस आएगा इधर, माइनस आएगा इधर, प्लस आएगा एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आएगा क्लॉकवाइज। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो बेटा, इसमें मेंशन किया था डिग्री, तो भी लिया मैंने, इसमें मेंशन किया था। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या पूछा था JEE 2022 में, कौन सा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने इस फेजर डायग्राम पे, और वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से। देखो बेटा कितना आसान पूछा था। पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का थोड़ा सा यहाँ मतलब थोड़ी सी वजाहत करूंगा मैं, पिछले लेक्चर की जो हमने पढ़ा है। आपको पता है सबको 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री को होता है बेटा 2 पाई रेडियन, ये मैंने पढ़ा है, ये रिलेशन अच्छे से आपको। 1 डिग्री कितना होगा बेटा 2 पाई बाई 360 रेडियन, 2 1 जा 180 जा, तो ये हो गया 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री कितना होता है बेटा पाई बाई 180 रेडियन। अगर अब हम रेडियन दिखाएंगे, यहां 1 रेडियन कितना होगा बेटा, 1 रेडियन होगा 360 डिग्री बाई पाई 2 पाई, 2 1 जा 180 जा, तो 1 रेडियन कितना होगा बेटा, 1 रेडियन होगा 180 डिग्री बाई पाई। ये है रिलेशन, 1 डिग्री इसके बराबर, 1 रेडियन इसके बराबर, 1 डिग्री इसके बराबर पाई बाई 180 रेडियन, 1 रेडियन इसके बराबर 180 डिग्री बाई पाई। ये हमें जरूरत लगेगा, इसलिए मैंने इसको यहां पे नोट करके रखा है। क्वेश्चन पूछा गया था बेटा फेज डिफरेंस बिटवीन साइन थीटा माइनस पाई बाई 3 एंड कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 will be equal to JEE। आपको पता है अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा तो ये हम रेडियन में लेते हैं, अगर सीधे डिग्री लिखा होता तो हम इसको डिग्री में लेते, लेकिन यहां ये डिग्री में नहीं दिया है, तो यहां डिग्री कहीं मेंशन है बेटा नहीं है, तो मतलब ये रेडियन में है। अगर हम देखेंगे पाई बाई 3 रेडियन कितनी डिग्री होगा, आसान है, सभी बोलिए सर 60 डिग्री। पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन
ये हो गया π/3। रेडियन के बदले क्या आएगा बेटा 180 डिग्री बाई पाई। पाई और पाई कैंसर, 3 1 जा 3 6 जा 18, 60 डिग्री। तो ये है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री। अब मैं ग्राफ बनाऊंगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। साइन के साथ एंगल हमेशा रेडियन में होता है, जब डिग्री मेंशन नहीं किया होगा। देखो बेटा यहां साइन 1 डिग्री, ये सबको पता है, ये डिग्री है। ये क्या है, ये रेडियन है, क्योंकि यहां कुछ मेंशन नहीं हुआ है तो रेडियन है। आपको पता है एस साइन ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। तो हमें ये किस में लेना है, लाजमी रेडियन में लेना है। यहां मेंशन किया है डिग्री, तो ये पता है। यहां मेंशन नहीं किया था तो मैंने, आप ऐसे ही करते π/3, पाई को लेते हैं 180 डिग्री। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना होता है बेटा 180 डिग्री। यहां आप आ जाओ, पाई इंटू 1, पाई रेडियन 180 डिग्री, 180/3 60 डिग्री। मैंने आपको करके दिखाया ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो मेरे नन्नो, ये देखो, ये साइन थीटा, बिल्कुल ये कॉस थीटा। क्या है एंगल, एंगल क्या है बेटा -60 डिग्री, -60 डिग्री। तो कहां जाएंगे, इनिशियल लाइन। अगर यहां जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, अगर यहां जाएंगे क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। एंगल नेगेटिव में है, कितना है 60 डिग्री। यह है ना बेटा 60 डिग्री। तो कहां जाना है हमें, क्लॉकवाइज, ऐसे। ये है बेटा ऐसे 60 डिग्री। अब आ जाओ कॉस पे। साइन यहां बेस है, यहां कॉस है। कॉस पे क्या है, +60 डिग्री, प्लस है। ये इनिशियल लाइन, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। कहां जाना है हमें, +60, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो ये आएगा इसका एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया +60। ये वाला माइनस है इसलिए मैं क्लॉकवाइज चला, ये वाला प्लस है इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज चला। इसके लिए बेस कौन है, ये। इसके लिए बेस कौन है, ये, क्योंकि इसके साथ साइन है और यहां कॉस है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो बेटा अब देखो फेज डिफरेंस, हमें फेज डिफरेंस निकालनी है। कितनी है फेज डिफरेंस बेटा, फेज डिफरेंस ये हो गई 60 प्लस, ये है ना बेटा, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है बेटा 60 डिग्री। फेज डिफरेंस है बेटा यहां से यहां तक, पूरी ये इनकी फेज डिफरेंस, एंगल ऑफ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज एंगल ऑफ डिफरेंस यहां से यहां तक। ये कितना है बेटा 60, ये कितना है यहां तक 90, ये कितना है यहां तक 60। कितना हुआ 9 से 15 6 21, 210 डिग्री, 210 डिग्री। अब देखो बेटा इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगा 210 इंटू 1 डिग्री, कोई फर्क है बेटा, कोई भी फर्क नहीं है। 210 इंटू 1 डिग्री कितना रेडियन होता है बेटा, π/180 रेडियन। हमें एंगल रेडियन में दिया है तो आंसर भी हमें रेडियन में निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया क्या रूल है नीट और जेडब्ल्यू का, जिसमें क्वेश्चन दिया होगा आंसर भी उसी में आता है। क्वेश्चन किस में दिया है, रेडियन में, तो हमें भी रेडियन में निकालना है। वरना हमने निकाला था 210। 1 डिग्री कितना होता है बेटा π/180 रेडियन। 0 0 कैंसर, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 7/6 पाई रेडियन। दिस इज द फेज डिफरेंस। 7/6 पाई रेडियन इज द फेज डिफरेंस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बोला है एंटी क्लॉकवाइज, इनिशियल लाइन से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे एंगल पॉजिटिव, इनिशियल लाइन से हम क्लॉकवाइज जाएंगे एंगल नेगेटिव। इनिशियल लाइन से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव, इनिशियल लाइन से हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव। इनिशियल लाइन से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव, इनिशियल लाइन से हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल नेगेटिव। तो यहां आपको खुद समझ आया होगा। -60 जब माइनस है तो क्लॉकवाइज जाना है, जब प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यहां -60 था तो साइन के साथ था, साइन से हमें क्लॉकवाइज जाना था। यहां +60 था कॉस के साथ था तो यहां हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना था। फिर फेज डिफरेंस ये हो गई 60 डिग्री, ये हो गई 90 डिग्री, ये हो गई 60 डिग्री, वो आता है 210 डिग्री।
तो 110 डिग्री को चेंज करो रेडियन में, वो आता है 7/6 पाई रेडियन। दिस वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब है क्वेश्चन जो JEE 2025 में शायद पूछा गया था, पक्का डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 2025 में पूछा गया था। देखो बेटा क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन। इसको 5 मिनट लगेगी बस क्वेश्चन लिखने में, सॉल्यूशन में 2 मिनट 1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन था बेटा, द फेज डिफरेंस, सॉरी ब्लैक पेन, फिर कंप्लेंट आती है सब ब्लैक पेन नजर नहीं आता। द फेज डिफरेंस between two waves is represented by y1 is equal to 10 raised power minus 6 sine 100t plus x by 50 plus 0.5 meter. y2 is equal to 10 raised power minus 6 cos 100t plus x by 50 meter. Where x is expressed in meter and t is expressed in second, अब हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। क्या है बेटा हमारे पास टू वेव्स, y1 इज इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 6 10 रेज पावर माइनस 6 साइन ओमेगा टी प्लस एक्स बाई 50 0.5। ये जो है ये एंगल है बेटा, किसमें दिया है, रेडियन में। इसमें कुछ मेंशन नहीं है, डिग्री होता तो डिग्री है, इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो किसमें है, रेडियन में। y2 कितना है, 10 रेज पावर माइनस 6 cos 100t प्लस एक्स बाई 50। तो हम लेंगे ग्राफ, बोलो बेटा क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे, यहां भी जो सेम होगा, इसका भी ये सेम है, इसका भी ये सेम है, तो हम यहां लेंगे रेफरेंस साइन 100t प्लस एक्स बाई 50। ये है रेफरेंस, ये है y2 का क्या रेफरेंस है, y2 का ये y1 ही, y2 का क्या रेफरेंस है, cos 100t प्लस एक्स बाई 50, इसकी ये रेफरेंस है। देखो बेटा ये +5 है, क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे एंगल पॉजिटिव, जब क्लॉकवाइज जाएंगे एंगल नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो ये होगा, ये है y1, कितना है बेटा 0.5 रेडियन। मैं एंटी क्लॉकवाइज क्यों गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। अब मुझे बोलो बेटा ये इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस क्या है, इन दोनों के दरमियान ये हमें निकालना है, ये व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। ये है ना बेटा 90 डिग्री, साइन 100t प्लस एक्स बाई 50 कॉस 100t प्लस एक्स बाई 50 कितना है बेटा, कितना है इन दोनों के दरमियान फेज, 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना होता है, 90 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री होता है ना, पाई बाई 180 रेडियन। ये और ये कैंसल, 9 1 जा 2 जा, पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। पाई कितना होता है बेटा 3.14 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 11, 2 5 जा 10, 2 7 जा 1.57 रेडियन। ये टोटल कितना है बेटा 1.57 रेडियन, 1.57 रेडियन। What we have to find? Phase difference between the y1 and y2. Phase difference between the y1 and y2. Phase difference is equal to angle of difference
एंगल ऑफ डिफरेंस। कितना है बेटा? पूरा पूरा कितना है? 1.57 रेडियन, माइनस कितना होगा? 0.5 रेडियन। तो क्या आएगा? फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। बेटा ये पूरा 1.57 रेडियन है, ये 0.5 रेडियन। पूरे में से ये घटाओ तो वहां क्या बचा? ये बचा बेटा। ये पूरा, इसमें से ये घटाओ, क्या बचा? ये बचा। ये कितना आएगा? 1.07 रेडियन। दिस इज द फेज डिफरेंस एंड दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2025। सॉरी, नीट नहीं, जेडब्ल्यू 2025। बेटा पूरा समझ आया ये? पूरा समझ आया ये? फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा, मेरे साथ आप यहां आइए। बेस क्या लेंगे? जो सेम होगा, ये साइन 100t प्लस एक्स, ये हो गया कॉस 100t प्लस एक्स बाई 50, एक्स बाई 50। देखो बेटा आराम से समझो। साइन के साथ एंगल है प्लस 0.5 रेडियन। प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मैं ऐसे जाऊंगा। ये है y1, कितना है बेटा? 0.5 रेडियन। ये पूरा कितना है? ये कितना है पूरा? ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री होता है 90 इंटू 1 डिग्री होता है पाई बाई 180 रेडियन। 90 1 जा 2 जा, पाई बाई 2 3.14 डिवाइड बाई 2, पाई होता है ना 3.14, वो आएगा 1.57 रेडियन। तो मतलब पूरा है ये कितना बेटा? 1.57 रेडियन। 57 रेडियन। हमें निकालना क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे पूरा लेंगे 1.57, उसमें में माइनस करेंगे 0.5, तो वहां क्या बचेगा? फेज डिफरेंस बिटवीन y1, ये है ना y2, बिटवीन y1 एंड y2, फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। पूरा लिया, पूरा कितना है? 1.57 रेडियन, मतलब 90 डिग्री। 1.57 रेडियन माइनस कितना करेंगे? 0.5 रेडियन, वो कितना आएगा? 1.07 रेडियन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, परसेंटेज चेंज और ये फेजर डायग्राम। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखो बेटा क्या क्या पढ़ा हमने, एक ओवरव्यू देंगे। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, लॉगरिथम, कोऑर्डिनेट एक्सिस, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल, परसेंटेज चेंज, और आज परसेंटेज चेंज और क्या था बेटा? ये टॉपिक फेजर डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं, अभी 4 है, अभी बाकी 4 है बेटा। जुड़े रहे, बने रहे, इंशाल्लाह वो भी क्लियर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।